हेलो एवरीवन। आज मैं जो आपको कराऊंगी वो है आपकी मैराथन क्लास। मैराथन क्लास के अंदर मैं आपका जो सीडीपी का पूरा सिलेबस है उसको कवर करूंगी, ठीक है, बाय क्वेश्चन आंसर्स। आज मैं आपको पीएस टेट, सी टेट, सुपरवाइजर एग्जाम के लिए जो साइकोलॉजी है और पैडागोजी है जो बच्चों के एग्जाम में आती है वो मैं आपको आज करवाऊंगी, ठीक है। तो आइए उसके कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगी, वो एमसीक्यूज जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यूज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल कल्चर? कि आप स्कूल कल्चर से क्या समझते हो? कि इट रेफर्स टू द बिलीफ, परसेप्शन, रिलेशनशिप्स, एटीट्यूड्स एंड रिटन और अनरिटन रूल्स। नंबर सेकंड पर बात करता है, इट रेफर्स टू द सोशल कम्पीटनेस एंड स्किल्स। नेक्स्ट, इट रेफर्स टू द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प द स्टूडेंट्स टू बी सोशली। ये उसने बात बोली कि आप स्कूल कल्चर से आप क्या समझते हो, क्या स्कूल कल्चर क्या है आपका? कि ये रेफर करता है किसी रिसोर्सेज को या इंफॉर्मेशन को जो आपकी हेल्प करते हैं स्टूडेंट की उसको सोशली होने में, ठीक है ना। एंड इट रेफर्स टू द इंटरेक्शन विद द पीयर इन स्कूल। कि जो उसके बच्चे जो पीयर स्कूल यानी कि जो आपकी क्लासमेट हैं, जो जिस भी क्लास में आप हो और आपके जो क्लासमेट्स हैं स्कूल के अंदर उसके साथ इंटरेक्शन को। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है, जिसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो है ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए क्या है इसका? ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्योंकि ये क्या करता है, ये रेफर्स करता है टू द बिलीव्स, जो हमारे बिलीव्स हैं, ठीक है, परसेप्शंस, हमारी धारणाएं जो है, रिलेशनशिप्स एंड एटीट्यूड्स, ठीक है ना, एटीट्यूड्स। देन एंड वो क्या करता है, रिटन और अनरिटन रूल्स। कि जो भी हमारे रिटन और अनरिटन रूल्स है उसको बताता है, रिटन एंड अनरिटन रूल्स को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ए। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है सेकंड, व्हाट इज मैच्योरेशन? मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? मैच्योरेशन क्या होती है? परिपक्वता। यानी कि जब एक पर्सन मेच्योर हो जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं मेच्योरपन क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होती है? मैच्योरेशन को हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता। इसे ऐसे लिखते हैं, परिपक्वता, ठीक है। व्हाट इज मैच्योरेशन? मैच्योरेशन क्या होती है? एक्सरसाइज एंड एफर्ट टेकन। नंबर सेकंड पे अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन हर ट्रेट्स कैपेबल ऑफ लर्निंग, या बायोलॉजिकल और जेनेटिकली, ठीक है ना। मैच्योरेशन कोई भी बायोलॉजिकल नहीं होती, ना ही ये कैपेबल ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है ना। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बी क्या है? बी इसका राइट आंसर है। कि व्हाट इज मैच्योरेशन? मैच्योरेशन क्या होती है? अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल इन हर ट्रेट्स, यानी कि जो उसके अंदर के ट्रेट्स है, ठीक है, तो उसे गुण है जो, वो क्या होगी आपकी मैच्योरेशन, ठीक है। नंबर थर्ड पे आता है आपके पास क्वेश्चन, हाउ डू वी हैव कल्चर डाइवर्सिटी? कल्चर डाइवर्सिटी क्या होता है? कि अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर, अलग अलग तरह के कल्चर से हम क्या समझते हैं, कैसे रखते हैं हम अलग अलग कल्चर्स को, ठीक है ना। हाउ वी, कैसे हम, वी हैव, डू वी हैव, हम रखते हैं अलग कल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, आप राजस्थान में रह रहे हो, ठीक है, आप राजस्थान से कुछ एरिया बाहर निकलते हो तो वहीं पर आपको कल्चर डाइवर्सिटी मिल जाएगी। वहां से 20 किलोमीटर अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको कल्चर डिफरेंस मिलेगा। फिर आप किसी और जगह, आप पंजाब में जाते हो तो वहां पे कल्चर कुछ और मिलेगा। तो कल्चर डाइवर्सिटी हर जगह पाई जाती है, ठीक है ना। कल्चर डाइवर्सिटी क्या होती है? ये एक हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है, ठीक है, हमारे रिलीजियस, हमारे बिलीव्स, हमारा लाइफस्टाइल, ये सब कल्चर ही है ना हमारा, है ना। तो कल्चर डाइवर्सिटी होती है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, अगर आपको इसकी चीज का पता हो तो आप इसका राइट आंसर बहुत इजीली कर सकते हो। बाय वियरिंग द बैकग्राउंड, रिस्पोंड एंड डेवलप देमसेल्व्स डिफरेंटली। ये नहीं हो सकता बाय बिहेविंग द डिफरेंटली ड्यू टू एजुकेशनल डिफरेंसेस, ये भी नहीं है।
It is a result of the geographical location, religious beliefs and lifestyle. तो ये क्या है, ये उसका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है सी. तो सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीजियस बिलीव्स एंड लाइफस्टाइल. ठीक है. What does a accommodation mean? Accommodation का मतलब क्या होता है, जब हम चीजों को accommodate कर लेते हैं, यानी कि जब हमारे पास कोई नॉलेज आती है तो उस नॉलेज को हम मॉडिफाई करते हैं. एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है, जब हम एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर नॉलेज को ऐड करते हैं, दैट इज एसिमिलेशन. मॉडिफाई क्या होता है, जब हम नॉलेज को मॉडिफाई कर देते हैं. ठीक है ना. तो उसे बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन इनटू अवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज, उसे क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन. ठीक है. नेक्स्ट वो बात करता है आपके साथ, देखो जैसे उसने यहाँ बात हुई, इट इन्वॉल्व्स द मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास और आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन एंड न्यू एक्सपीरियंस. यानी कि इट इन्वॉल्व्स करता है, मॉडिफाई करता है एग्जिस्टिंग स्कीमास को. ठीक है ना. मॉडिफाई कर दिया. देखो ऐसी अकोमोडेशन का मीनिंग ही क्या है, मॉडिफाई करना. आपने जीन पियाजे की थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा. ठीक है ना. एसिमिलेशन क्या होता है, जब हम पुरानी नॉलेज के अंदर न्यू नॉलेज को ऐड कर देते हैं. और एसिमिलेशन क्या होता है, जब हम नॉलेज को मॉडिफाई करते हैं, चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कुछ एडजस्ट करते हैं उसके अंदर. तो ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा. अगर आपको इसका कंसेप्ट पता होगा तो आप इसका क्वेश्चन इजिली निकाल लोगे. ठीक है ना. तो इसका राइट आंसर क्या है, बी. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, बी. तो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. बी क्या है, इसका राइट आंसर है. ठीक है. आपको कंसेप्ट पता है, आपको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं से इसका आंसर मिल गया. ठीक है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसका एग्जांपल है. तो क्या पीरियड प्लान है वो, नहीं. ईयर प्लान है, लेसन प्लान है, नहीं. लेसन प्लान तो आप लोग बीएड में करते हो, बीएड जब आप लोग करते हो तो आपको लेसन प्लान करवाए जाते हैं. ठीक है, लेसन प्लानिंग होती है, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं होती. अगर आप उससे कहो कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके उससे आप कुछ अर्निंग कर सकते हो तो वो इतनी नहीं होगी. ठीक है. नेक्स्ट होगी यूनिट प्लान. यूनिट प्लान भी होता है. ठीक है ना. तो ये भी नहीं है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी. तो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ईयर प्लान. ईयर प्लान क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, पूरे साल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना, ईयर प्लानिंग. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका, a teacher wants to assess how a student uses or handles the instruments in a maths lab during the practical work. Which evaluation tools does the teacher need to use. ठीक है ना. अब वो कहते हैं एक टीचर है जो wants to assess चाहती है कि उसके स्टूडेंट्स कैसे यूज करें हैंडल्स इंस्ट्रूमेंट को इन मैथ्स लैब ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वर्क में. ठीक है ना. तो प्रैक्टिकल वर्क वो करना चाह रहे हैं, तो प्रैक्टिकल वर्क में कहते हैं इवेल्युएशन किससे होगी, विच इवेल्युएशन टूल डज द टीचर नीड्स टू यूज. जिसमें टीचर को इवेल्युएट करने के लिए उस टूल की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या है, उस टूल की जो नीड पड़ती है वो टूल कौन सा है, तो वो टूल कौन सा है, परफॉर्मेंस टेस्ट. ठीक है ना. वो कौन सा है, परफॉर्मेंस टेस्ट. ठीक है ना. ये है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सी. तो सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. उसका आंसर क्या, परफॉर्मेंस टेस्ट. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूपा. न्यूपा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग. ठीक है ना. नेशनल इंस्टीट्यूट है एजुकेशन प्लानिंग का. नेक्स्ट वो बात करता है नेशनल इंडियन प्लान फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है. नेशनल इन सर्विस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है. देखो इसका आंसर ए और सी दोनों हो सकते हैं. ठीक है ना. ए भी है और सी भी है, दोनों के सेम दोनों ही सेम है. आप चाहो तो ए भी इसका आंसर कर सकते हो, आप चाहो तो सी भी इसका आंसर कर सकते हो. तो मैं जैसे इसका आंसर ए राइट करती हूँ, तो ए इसका राइट आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ए. अगला है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉग्निशन. कॉग्निशन का मीनिंग क्या होता है, कॉग्निशन का मीनिंग होता है नॉलेज.
नॉलेज, नॉलेज, ये नॉलेज है। नॉलेज आपको कहाँ से मिलती है? हमारे थॉट से, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारी सेंसेस से, ठीक है ना। जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी सेंसेस हैं, उनसे हमें नॉलेज एक्वायर होती है। तो कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन, यानी कि कॉग्निशन की डेफिनेशन क्या है? संज्ञान। इसे आप लोग साइकोलॉजी में क्या बोलते हैं? संज्ञान। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? संज्ञान। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज थ्रू द आवर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस एंड सेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ए। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट बात आती है, व्हाट डज द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व। कॉग्निटिव डोमेन का मीनिंग क्या होता है? यानी कि जो आपकी नॉलेज से रिलेट करता होता है, उसे क्या बोलते हो आप? कॉग्निटिव डोमेन। तो ये कॉग्निटिव डोमेन का मीनिंग क्या होता है? जो नॉलेज से रिलेट करता होता है आपकी, ठीक है ना। तो इसके अंदर पहली क्या आती है? मेंटल स्किल्स, फिजिकल ग्रोथ, मैनुअल और फिजिकल स्किल्स, या ग्रोथ इन फीलिंग और इमोशनल एरियाज। तो इसके अंदर किसकी बात होती है? मेंटल स्किल्स की, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव जो है नॉलेज से रिलेट करते, नॉलेज आपके मेंटल स्किल्स से रिलेट करती होती है, ठीक है ना। फिजिकल ग्रोथ से नहीं, मैनुअल और फिजिकल स्किल्स से नहीं होती, ग्रोथ इन फीलिंग और इमोशनल एरियाज से नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वट टाइप ऑफ द इंटेलिजेंसी इज मेजर्ड बाय ड्रामा एक्टिविटी। अब ड्रामा एक्टिविटी जो है वो किस, कौन सी इंटेलिजेंसी के द्वारा टाइप मेजर की जाती है? एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंसी नहीं, ऑडियो और नेचुरल इंटेलिजेंसी के बारे में बात भी नहीं हो रही यहाँ पर। इंट्रापर्सनल क्या होती है? जब हम खुद से बात करते हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल। हम किसी चीज को खुद से लेके सोचते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होती है? हमारी इंट्रापर्सनल होती है, कि हमने खुद ही सोचा, खुद ही हमारा, हमने खुद ही सवाल किया और खुद ही हमने उसका जवाब लिया। हम खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर दे रहे हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल। जब हम खुद से बातें करते हैं, इंट्रापर्सनल। और जब हम किसी के साथ बात करते हैं, दैट इज इंटरपर्सनल। जैसे हम कहते हैं ना कि उस लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज की, मतलब कि उसने अपनी अपनी जो है मतलब कि उसने किसी और कास्ट में जाके, अदर कास्ट में जाके शादी करी, अपनी कास्ट में नहीं की। तो कहते हैं नेक्स्ट आती है वर्बल एंड द स्पेशल एंड म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। तो हाँ ये है, ड्रामा को आप वर्बली बोल के भी, स्पेशल स्पेसिस में के बारे में बताकर, और म्यूजिकल इंटेलिजेंसी जिस बच्चे को म्यूजिक की नॉलेज है, ठीक है, तो आप उसके बारे में बताकर भी क्या कर सकते हो? आप ड्रामा एक्टिविटी को मेजर कर सकते हो। क्लियर है इतना? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइटिंग इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। राइटिंग, आपने लिखना जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पहले वो क्या है? वो ऑरल है, लिसनिंग है, रीडिंग है, ये स्पीच है। देखो वो ऑरल तो नहीं है, बोलकर तो नहीं होती वो, ठीक है ना। तो वो क्या है? वो ओरल भी नहीं है, ठीक है। तो ओरल नहीं है ना वो, बोलकर तो वो होता नहीं है ये काम, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं? लिसनिंग है? नहीं। सुनकर भी नहीं होता, लिसनिंग भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वो बात करता है रीडिंग, क्या रीडिंग है वो? नहीं, वो रीडिंग भी नहीं है। तो क्या बात करता है? वो स्पीच, वो स्पीच है, हाँ, बोलकर स्पीच। क्योंकि पहले जब हम लोगों के पास अपनी बात कहने के लिए कोई मेन चीज नहीं थी, तो हम राइटिंग को हमने परमानेंट माना। बोलना हमारा टेम्परेरी हो गया था, तो बोलने को फिर छोड़कर हमने राइटिंग, लिखने को परमानेंट माना, कि हाँ रिटन फॉर्म में जो हमारे पास होगा वो परमानेंट होगा। तो अब ये बात पहले की हो रही है कि राइटिंग इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पीच। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है डी। व्हाट इज अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है? डायग्नोस क्या होता है? जैसे कि डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोस करता है, ऐसे ही टीचर भी बच्चे को डायग्नोस करती है। तो जब टीचर बच्चे को डायग्नोस करती है, तो टीचर जब क्लास में एंटर करती है, तो उसने जो टॉपिक अब बच्चे को टीच करना होता है, पहले उसके बारे में बच्चे की पीके टेस्टिंग करती है, मीन्स उसकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करती है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। देन उसके बाद टीचर अपना टॉपिक अनाउंस करती है, ठीक है। तो टीचर बच्चे को डायग्नोस कर लेती है ना, जैसे डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोस कर लेते हैं। जैसे किसी पेशेंट को कोई दर्द होता है, पेट में दर्द है, कुछ है, वो डॉक्टर के पास जाके बोलता है ना कि मुझे दर्द है,
ठीक है ना। तो डॉक्टर पहले उसको डायग्नोस करता है कि आपने पूरा दिन में क्या खाया था, आप कोई दवाई लेते हो, कुछ भी उससे पूछेगा, उसकी हिस्ट्री उससे जानेगा, देन उसके बाद उसको वो डायग्नोस करे। कैसे करेगा डायग्नोस उसको? उसको ब्लड टेस्ट करवाएगा तो उसको डायग्नोस करेगा ना वो डॉक्टर। तो ऐसे ही, तो वो कहता है जब टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप आ जाता है, जहां पर टीचर स्टूडेंट के लिए वर्क कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है? जब बच्चा खुद से सेल्फ लर्निंग करता है उसे बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। तो व्हाट इज द डायग्नोस्टिक असेसमेंट का राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट, in which of the following years the three language formula was recommended by National Policy of Education? वो कहते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने कौन सा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था? देखो दिया तो एनपीई ने था। एनपीई जो थी हमारी 1986 की ही थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि किस ईयर में दिया था थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। आपने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात करनी है, ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में आपने बात करनी है। तो वो कब दिया गया था? वो दिया गया था 1968 में। 1968 में क्या दिया गया था? ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही क्वेश्चन सेम हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वाज रिकमेंडेड बाय द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन? 1968। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव? कि उद्देश्यों को समझना क्या होता है? क्या स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स? उद्देश्य समझना ये होता है? नहीं। क्या स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द अलजेब्रा? ये है? नहीं। स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द थ्योरम इन देयर ओन वर्ड्स? ऐसा भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? स्टूडेंट्स कंपेयर द बिटवीन क्वाड्रिलेटरल एंड हेक्सागोन। तो इसका राइट आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ए। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट आता है विच सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू ऑल पीपल preliminary of the country who cannot go to the school and colleges? वो कहता है कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रही थी, तो उसके लिए कुछ सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। जो जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी जिसमें बच्चे स्कूल और कॉलेज नहीं जा सकते थे उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो क्या थी? इनसेट, कल्पना, एजुसेट या जियो? तो वो क्या है? एजुसेट। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है सी। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। वो एडुसेट है, इंसेट भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है, जियो भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज अ ब्लेंडेड लर्निंग? अब ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। ठीक है ना। ब्लेंडेड यहाँ पे क्या बात आ जाती है? यहाँ पे ब्लेंडेड का मीनिंग क्या है? ब्लेंडेड का मीनिंग होता है यहाँ पर मिक्सचर। तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? बात वो ब्लेंडेड लर्निंग की कर रहा है। एक मिक्सचर है वो ट्रेडिशनल और एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स का। तो ब्लेंड ऑफ कंटेंट विद मेथड्स, यूज ऑफ लर्निंग विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड क्या होता है? ब्लेंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी एंड लर्निंग एक्टिविटी। देन बात करता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि ट्रेडिशनल और एडवांस्ड, ट्रेडिशनल वो जो आज से बहुत पहले से चली आ रही है, और एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या है? मेथड है ये। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये आपकी क्या है? ये ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में बात है। एक मिक्सचर है ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंड हो जाती है चीजें जिसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। अब वो बात करता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन implies that we should change the dash to dash fit the dash। अब वो बात करते हैं, देखो इंक्लूसिव एजुकेशन ने जो बात करी थी, इंक्लूसिव एक थी आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एक आपकी है
इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है ना। अब वो बात करता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन की, ठीक है ना। उन्हें इंडिकेटेड एजुकेशन वालों ने ये बोला कि हम नॉर्मल चाइल्ड के साथ स्पेशल चाइल्ड को पढ़ा देंगे, बट हम एक सिस्टम चेंज नहीं करेंगे। मतलब हम उसके लिए अगर एक डिसेबल्ड चाइल्ड को अगर टीचर, अच्छा टीचर भी वैसा ही चाहिए, स्पेशल एजुकेशन टीचर चाहिए, तो वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते। मतलब कि हम उसके लिए एक अलग से क्लासरूम बनाए, उसको अलग से पढ़ाएं, उसके टीचर अलग से अपॉइंट करें, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। बट इंक्लूसिव वाले ने बोला नहीं, हम सिस्टम को पहले चेंज करेंगे। इंक्लूसिव जो कि स्पेशल चाइल्ड है उनके अकॉर्डिंग हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे ताकि वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ एजुकेशन ले सके। तो सिस्टम के साथ साथ हम चाइल्ड को भी, तो अब पहले हम सिस्टम को चेंज करेंगे और ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें चाइल्ड, जिसमें बच्चा फिट बैठ जाए, ठीक है ना। मीन्स बच्चा उस चीज को समझ ले, वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ साथ, वो जो डिसेबल्ड बच्चा है वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ साथ एजुकेशन गेन कर सके, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है सिस्टम एंड चाइल्ड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो बात आती है टीचिंग स्किल्स, मतलब पैडागोजिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल्स, द समेशन ऑफ दिस रिप्रेजेंट, ठीक है ना। अब वो बात करता है पैडागोजिकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में, ठीक है ना। अब आप लोगों ने सबने बीएड करी है, बीएड के अंदर आपकी जो टीचिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव किया जाता है कैसे? पैडागोजिकल थ्योरी से प्लस प्रोफेशनल स्किल्स है, ठीक है ना। आपके अंदर अगर बच्चे को पैडागोजिकल थ्योरी, यानी कि पैडा मतलब बच्चा, गोजिकल मतलब गौजी, मतलब जो भी उसे चीजें सिखाई जाती हैं उसको, तो पैडागोजिकल थ्योरी प्लस प्रोफेशनल स्किल्स दोनों को मिलाकर ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? टीचर एजुकेशन को, ठीक है ना। कि बच्चे को कैसे टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ाना, ठीक है ना। कि टीचर को कैसे बच्चे को पढ़ाना चाहिए। इसके अंदर टीचर एजुकेशन के अंदर किस चीज के बारे में बात होती है? प्री सर्विस, इन सर्विस को लेकर बात होती है। टीचर एजुकेशन के अंदर किसको लेके बात होती है? प्री सर्विस, इन सर्विस को लेकर बात होती है। तो टीचिंग स्किल्स आपकी, जब जब आप बीएड करते हो तो आप टीचिंग आपसे करवाई जाती है, तो आपके टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि हाउ टू टीच, कि आपने कैसे टीच करना है। तो पेडागोजिकल थ्योरी प्लस प्रोफेशनल स्किल्स जो होते हैं, टीचिंग स्किल्स होती है, और ये सबमिशन है, ये सबमिशन किसका है? और ये सबमिशन ऑफ दिस रिप्रेजेंट करता है टीचर एजुकेशन को ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है ए। A is the right answer of question number 19. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन। अब वो बात करते हैं कि नेशनल लिटरेसी मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? क्या है? इंश्योरिंग द एडल्ट लिटरेसी, प्रोवाइडिंग द फंक्शनल लिटरेसी, इंश्योरिंग द वुमेन लिटरेसी, या अचीविंग द कंप्लीट लिटरेसी। देखो वो एडल्ट लिटरेट कर रहा है, तो भी तो भी वो नेशनल लिटरेसी का मिशन तो है ही है। फंक्शनल लिटरेसी भी है, इंश्योरिंग वुमेन लिटरेसी भी है, कि औरतों को भी लिटरेट किया जाए, उनको भी साक्षर बनाया जाए। तो इन सबको मिलाकर क्या हो जाता है? अचीव करना उसने कंप्लीट लिटरेसी को, ठीक है ना। कंप्लीट लिटरेसी यानी कि हर कोई, जो भी हो, कोई बड़ा बूढ़ा बच्चा औरत, उन सबको लिटरेट कर दो, उन सबको साक्षर बना दो, पढ़ा लिखा दो, उन सबको एजुकेट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? डी। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। बात यही आ जाती है कि उन्होंने बताया ऑब्जेक्टिव, उन्होंने आपसे पूछा नेशनल लिटरेसी मिशन को लेकर। देखो इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जरूर आ जाता है, कई बार वो पूछ लेते हैं क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन बताओ कि इसका क्या आंसर है, ठीक है ना। तो मेन बात ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जो होता है वो भी, उसका भी मीनिंग क्या है? वो तो कहते हैं 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दो। तो नेशनल लिटरेसी मिशन ने किस चीज के बारे में बात करी? अचीविंग द कंप्लीट लिटरेसी को, कि हर पूरी पूरी तरह
पूरी तरह हम लिटरेसी को प्राप्त कर लें, अचीव कर लें, क्योंकि दुनिया में जितने भी पर्सन हैं, बच्चे, बूढ़े, लेडीज, मैन, उन सबको लिटरेट किया जाए, उन सबको साक्षर बनाया जाए, उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है डी। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। आई होप सो आपको मेरी ये कराए हुए एमसीक्यू समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे एमसीक्यूज सही लगे हैं, आपको समझ में आए हैं, तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ठीक है, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आ सकूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।